अगर क्लाइमेट चेंज का मतलब सिर्फ धरती के तापमान का 1 या 2 ये डिग्री ग्लोबल बढ़ पॉलिटिक्स, जाना इकोनॉमी होता, और फ्यूचर तो क्या सर्वाइवल पूरी का गेम दुनिया है। के राष्ट्राध्यक्ष वैश्विक सम्मेलनों में इतनी तीखी बहस कर रहे होते? बिल्कुल नहीं। अगर बात क्लाइमेट चेंज मौसम सिर्फ बदलने गर्मी की का होती, इशू नहीं तो है, ये ट्रिलियन ग्लोबल डॉलर के पॉलिटिक्स, फंड्स को इकोनॉमी लेकर और दिन फ्यूचर रात सर्वाइवल का इकोनॉमी और गेम फ्यूचर सर्वाइवल का नहीं गेम हो है। रही होती। सही कहा। मतलब ये मुद्दा अब केवल बर्फ पिघलने या गर्मी बढ़ने तक सीमित नहीं है। आज के इस गहन विश्लेषण का आधार है विजन आईएस एनवायरनमेंट सामग्री, जो अप्रैल से नवंबर 2025 तक के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों का दस्तावेज है। हाँ, और आज की इस चर्चा का मिशन बहुत स्पष्ट है। हम जलवायु परिवर्तन से जुड़ी उन जटिल नीतियों, वैश्विक सम्मेलनों जैसे COP30 और भारत की नई रणनीतियों को डिकोड करेंगे। और साथ ही टिपिंग पॉइंट्स जैसे वैज्ञानिक शब्दों को भी समझेंगे। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये नीतियां भविष्य में वैश्विक अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा को कैसे दिशा देने वाली हैं। मैं कल ही ये रिपोर्ट पढ़ रही थी और मुझे लगा कि ये अब केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं रहा। देखिए, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। जलवायु परिवर्तन अब विशुद्ध रूप से एक आर्थिक और भू राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। यह अब केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह एक अस्तित्व का संकट है, जो सीधे तौर पर हमारी सप्लाई चेन्स और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल। आज हम जिन दस्तावेजों का संदर्भ ले रहे हैं वे स्पष्ट करते हैं कि दुनिया अब समस्या को पहचानने के दौर से बहुत आगे निकल चुकी है। अब हम संसाधनों के बंटवारे और कानूनी रूप से बाध्यकारी नियमों के दौर में हैं। तो इसी बात से हम आज के सबसे बड़े विषय की ओर बढ़ते हैं। ब्राजील में हुआ COP30 सम्मेलन। हाँ, बेलेम शहर में आयोजित यह सम्मेलन बहुत अहम था। मैंने पढ़ा कि इसे आधिकारिक तौर पर कॉप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन यानी कार्यान्वयन का कॉप और फॉरेस्ट कॉप कहा गया, और इसे वहां की एक स्थानीय स्वदेशी थीम मुटेराओ के तहत आयोजित किया गया था। मुटेराओ, इसका मूल अर्थ है एक साझा लक्ष्य के लिए सामूहिक रूप से काम करना, जिसमें समावेश की भावना हो। मतलब इसका सीधा संकेत ये था कि अब कागजी वादों से ज्यादा जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है। हाँ, और स्वदेशी लोगों को नीतियों के केंद्र में लाने की भी। लेकिन मोटेराओ की ये अवधारणा सुनने में जितनी दार्शनिक लगती है, कूटनीतिक पटल पर इसका असर उतना ही व्यावहारिक और जटिल था। आप क्लाइमेट फाइनेंस या जलवायु वित्त की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। विकसित और विकासशील देशों के बीच का ये सबसे पुराना और तीखा विवाद है। बाकू टू बेलेम रोडमैप के तहत जो दस्तावेज सामने आए हैं, उनका सबसे प्रमुख बिंदु है NCQG, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। हाँ, इसके तहत 2035 तक हर साल $1.3 ट्रिलियन जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। $1.3 ट्रिलियन हर साल। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इसे समझना भी मुश्किल लगता है। मुझे याद आता है कि 2009 में विकसित देशों ने $100 बिलियन प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, और उसे पूरा करने में उन्हें 1 दशक से ज्यादा का समय लग गया। तो फिर ये $1.3 ट्रिलियन की रकम कहाँ से आएगी? और इस न्यू कलेक्टिव शब्द का असल में क्या मतलब है? यही इस पूरी बहस का केंद्र है। न्यू का मतलब है 2025 के बाद का नया लक्ष्य, जो उस पुरानी $100 बिलियन की सीमा से बहुत आगे है। समझी। और कलेक्टिव का क्या अर्थ है? कलेक्टिव का अर्थ ये है कि विकसित देश अब ये तर्क दे रहे हैं कि ये पूरी रकम केवल उनकी सरकारों के खजाने से नहीं आ सकती। इसमें निजी क्षेत्र का निवेश और विश्व बैंक जैसे बहुपक्षीय विकास बैंकों का योगदान भी होना चाहिए। और शायद उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का स्वैच्छिक योगदान भी। बिल्कुल। लेकिन ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों का तर्क यह है कि जलवायु परिवर्तन की ऐतिहासिक जिम्मेदारी विकसित देशों की है। तो अनुदान और रियायती कर्ज का बड़ा हिस्सा उन्हें ही देना होगा। ये तो CBDR यानी कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का सिद्धांत हो गया। सही कहा। इसे एक घर के उदाहरण से समझते हैं। अगर घर के बड़े सदस्यों ने सालों तक गंदगी फैलाई है, तो सफाई का मुख्य खर्च भी उन्हें ही उठाना चाहिए, भले ही आज घर के छोटे सदस्य भी उस घर में रह रहे हों। ये बहुत सटीक उपमा है। लेकिन इस बड़े रकम के अंदर एक और लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जो सीधे तौर पर आपदाओं का सामना कर रहे देशों से जुड़ा है। आप एडेप्टेशन फाइनेंस या अनुकूलन वित्त की बात कर रही हैं? हाँ, इसे तिगुना करके $120 बिलियन मिटिगेशन मतलब इमिशंस कम करना, यहाँ मुझे लगता है श्रोताओं के लिए बचने की अनुकूलन स्ट्रेटेजी और शमन के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसे कैसे समझाया जाए? मैं सोच रही थी इसे स्वास्थ्य के नजरिए से देखें। शमन यानी मिटिगेशन का मतलब है बीमारी का इलाज करना, जैसे सोलर पैनल लगाना ताकि कार्बन उत्सर्जन कम हो। और अनुकूलन यानी एडेप्टेशन
क्या होगा? अनुकूलन का मतलब है शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाना, बाढ़ से बचने के लिए समुद्री दीवारें बनाना या सूखे को सहने वाले बीजों का विकास करना। जो नुकसान हो चुका है उसके साथ जीने की तैयारी करना ही अनुकूलन है। ये इम्यूनिटी वाली उपमा बहुत ही शानदार है। विकासशील देशों के लिए यही अनुकूलन सबसे बड़ी प्राथमिकता है, क्योंकि वे पहले से ही बाढ़ और सूखे की मार झेल रहे हैं। और COP13 में इसी दिशा में कुछ बेहद इनोवेटिव वित्तीय पहले भी सामने आई, जैसे कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट फॉरएवर फैसिलिटी। ये $125 बिलियन का ऐसा फंड है जो उष्णकटिबंधीय वन वाले देशों को केवल इस बात के लिए भुगतान करेगा कि वे अपने जंगलों को ना काटें। ये बहुत दिलचस्प है। प्राकृतिक संसाधनों को एक जीवित संपत्ति के रूप में देखना, उन्हें संरक्षित रखने की आर्थिक कीमत तय करना। हाँ, इसके अलावा एक और वित्तीय तंत्र ने ध्यान खींचा है, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट बॉन्ड। ओहो, हाँ, ये $200 मिलियन का दुनिया का पहला ऐसा इम्पैक्ट बॉन्ड है जो मौसम और जलवायु डेटा को बेहतर बनाने के लिए लाया गया है। इस बॉन्ड की कार्यप्रणाली को समझना जरूरी है। आमतौर पर निवेशक वहां पैसा लगाते हैं जहां से कोई उत्पाद बिकता है, लेकिन इस इम्पैक्ट बॉन्ड में ऐसा नहीं है। सही कहा। इसमें निवेशक मौसम की निगरानी करने वाले सैटेलाइट्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम में पैसा लगाएंगे। और जब इन सटीक मौसम पूर्वानुमानों की वजह से किसानों की फसलें बाढ़ से बचेंगी या आर्थिक नुकसान कम होगा, तो उस बचाए गए पैसे के आधार पर निवेशकों को मुनाफा दिया जाएगा। बिल्कुल, ये जलवायु लचीलेपन को सीधे तौर पर वित्तीय मुनाफे से जोड़ता है। आपदा से बचना ही मुनाफा कमाना बन जाता है। COP30 में मानव स्वास्थ्य पर भी काफी बात हुई। दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय जलवायु स्वास्थ्य योजना शुरू की गई है, बेलेम हेल्थ एक्शन प्लान। हाँ, इसके लिए $300 मिलियन का शुरुआती फंड रखा गया है, क्योंकि जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है, डेंगू और मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों का दायरा उन ठंडे इलाकों तक पहुंच रहा है जहां में पहले कभी नहीं होते थे। इसके साथ ही एक और विषय पर वैश्विक पहल हुई है, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर इंफॉर्मेशन इंटेग्रिटी ऑन क्लाइमेट चेंज। ये बहुत अहम है। ये जलवायु परिवर्तन के बारे में फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं से लड़ने की वैश्विक प्रतिबद्धता है। क्योंकि अगर सोशल मीडिया पर जलवायु परिवर्तन को नकारने वाली गलत जानकारियां फैलती रहीं, तो नीतियां बनाने के लिए कभी जन समर्थन नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल सही। अब वैश्विक स्तर के इन फैसलों से थोड़ा घरेलू नीतियों की ओर चलते हैं। भारत की रणनीतियों पर आना जरूरी है। भारत के जलवायु लक्ष्यों की धुरी पंचामृत की रणनीति है, जिसमें 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य और 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना शामिल है। और स्रोतों में एक बहुत ही सकारात्मक तथ्य दर्ज है कि भारत ने सितंबर 2025 में ही अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 51% हिस्सा गैर जीवाश्म स्रोतों से पूरा कर लिया है। ये निश्चित तौर पर एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन इसके पीछे की जो औद्योगिक नीतियां हैं वे बहुत तकनीकी हैं। आप 2025 के GEI यानी ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन इंटेंसिटी नियमों की बात कर रहे हैं? हाँ, सरकार ने एल्यूमिनियम, सीमेंट और पेपर जैसे अत्यधिक ऊर्जा खपत वाले क्षेत्रों के लिए कार्बन उत्सर्जन के कुछ कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य तय किए हैं। यहाँ पर एमिशन इंटेंसिटी या उत्सर्जन तीव्रता के कॉन्सेप्ट को गहराई से समझना चाहिए। कई बार लोग मान लेते हैं कि इसका मतलब कारखाने से निकलने वाले कुल धुएं को कम करना है, जो कि पूरी तरह से गलत है। हाँ, उत्सर्जन तीव्रता का मतलब है प्रति उत्पादित इकाई के पीछे होने वाला कार्बन उत्सर्जन। इसे एक उदाहरण से स्पष्ट करें। बिल्कुल, अगर एक सीमेंट की बोरी बनाने में पहले 100 यूनिट कार्बन निकलता था, तो नई तकनीक का उपयोग करके अब उसी एक बोरी को बनाने में 80 यूनिट कार्बन निकलना चाहिए। एकदम सही। चूंकि भारत विकास कर रहा है, इसलिए सीमेंट का कुल उत्पादन बढ़ेगा और कुल उत्सर्जन भी बढ़ सकता है, लेकिन उत्पादन की प्रक्रिया पहले के मुकाबले अधिक स्वच्छ हो जाएगी। यह विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाने की एक बहुत ही सधी हुई रणनीति है। एक तरफ GEI जैसे नियम हैं जो उद्योगों पर कानूनी दबाव डालते हैं, वहीं दूसरी तरफ ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम है जो स्वैच्छिक भागीदारी पर आधारित है, जो कि लाइफ मूवमेंट यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के तहत आता है। अगर कोई व्यक्ति या कंपनी स्वेच्छा से बंजर जमीन पर वृक्षारोपण करती है, तो उसे ग्रीन क्रेडिट मिलते हैं और इन क्रेडिट्स का एक बाजार में व्यापार किया जा सकता है। ये पारंपरिक कार्बन क्रेडिट से थोड़ा अलग है, क्योंकि इसका फोकस समग्र पारिस्थितिकी तंत्र को सुधारने पर है। जब बात व्यापार और क्रेडिट्स की आती है,
तो पेरिस समझौते का अनुच्छेद 6 1992 में यूएनएफसीसीसी बना। ये एक ऐसा हर साल विषय है सीओप मीटिंग होती जिसे है जहां आसान कंट्रीज भाषा क्लाइमेट में टारगेट्स प्रदूषण का नेगोशिएट शेयर करती हैं। बाजार कहा जा सकता है। प्रदूषण का शेयर बाजार, ये नाम बहुत सटीक बैठता है। जहां एक कार्बन क्रेडिट का मतलब है वायुमंडल से 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को कम करना। अगर किसी कंपनी ने नई तकनीक लगाकर अपने तय लक्ष्य से कम प्रदूषण किया है तो वो बचे हुए मार्जिन के बदले कार्बन क्रेडिट कमा सकती है और उसे किसी ऐसी कंपनी को बेच सकती है जिसे अपना लक्ष्य पूरा करने में मुश्किल हो रही हो। लेकिन इसमें डबल काउंटिंग की एक बड़ी समस्या थी ना। हाँ, एक ही कटौती को 2 बार गिनने की समस्या। इसी को सुलझाने के लिए अनुच्छेद 6 में 2 मुख्य व्यवस्थाएं हैं, 6.2 और 6.4। 6.2 देशों के बीच सीधे तौर पर द्विपक्षीय व्यापार की अनुमति देता है। बिल्कुल। अगर देश ए अपना क्रेडिट देश बी को बेचता है तो देश ए उस कटौती को अपने राष्ट्रीय लक्ष्यों में नहीं गिन सकता। इसे कॉरेस्पॉन्डिंग एडजस्टमेंट कहा जाता है। तो ये डबल काउंटिंग रोकने का पक्का गणित हो गया। और अनुच्छेद 6.4 क्या है? वो एक वैश्विक और केंद्रीकृत कार्बन बाजार है जिसकी निगरानी सीधे संयुक्त राष्ट्र करता है। यह उन देशों के लिए फायदेमंद होगा जिनके पास अपनी खुद की द्विपक्षीय संधियां करने का प्रशासनिक ढांचा नहीं है। कंपनियों को प्रदूषण करने का ग्रीन वॉशिंग लाइसेंस दे रहा है। ये एक बहुत ही जायज चिंता है। खैर, जब हम उत्सर्जन की बात करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान CO2 पर ही रहता है। लेकिन ग्लोबल मीथेन शॉर्ट टर्म में CO2 से ज्यादा पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन कैप्चर एक ट्रांजिशनल सॉल्यूशन है। डरावना पहलू दिखाते हैं। पूर्व औद्योगिक काल से अब तक मीथेन का स्तर 2 गुना हो चुका है। मीथेन को जलवायु परिवर्तन का साइलेंट किलर माना जाता है। CO2 वायुमंडल में सैकड़ों सालों तक बनी रहती है, लेकिन मीथेन केवल 7 से 12 वर्षों तक ही रहती है। लेकिन ये गैस अपने शुरुआती 20 वर्षों में गर्मी को ट्रैप करने की क्षमता में CO2 से 80 गुना अधिक शक्तिशाली होती है। और इसके स्रोत बहुत रोजमर्रा के हैं, जैसे धान के खेत, पशुपालन, विशेषकर गायों की पाचन प्रक्रिया और लैंडफिल्स। अगर मीथेन को अभी नियंत्रित नहीं किया गया तो धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि हम क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट्स को पार कर जाएंगे। एक बार क्लाइमेट टिपिंग पॉइंट क्रॉस हो गया तो डैमेज इरिवर्सिबल हो सकता है। इसे कैसे समझा जाए? क्या ये किसी तरह का डोमिनोज इफेक्ट है? हाँ, इसे एक शरीर के तेज बुखार के रूप में भी देखा जा सकता है। जब शरीर का तापमान एक निश्चित सीमा से बहुत ऊपर चला जाता है तो अंग एक एक करके काम करना बंद कर देते हैं और फिर दवाइयां भी बेअसर हो जाती हैं। ठीक वैसे ही टिपिंग पॉइंट प्रकृति की वो महत्वपूर्ण सीमा है जिसे एक बार पार कर लिया जाए तो बदलावों को पलटना नामुमकिन हो जाता है। यानी इरिवर्सिबल। चाहे हम बाद में सारा कार्बन उत्सर्जन शून्य ही क्यों ना कर दें, प्रकृति अपने पुराने रूप में वापस नहीं लौट सकती। इसके उदाहरण सच में डराने वाले हैं, जैसे समुद्र के लगातार गर्म होने से मूंगा चट्टानों का ब्लीच होके खत्म हो जाना, या फिर अमेज़न वर्षा वन का एक ऐसे बिंदु पर पहुंचना जहां वो खुद ब खुद सूखकर सवाना घास के मैदानों में बदल जाए। इसी संदर्भ में हमारे दस्तावेजों में अमेज़न फेस प्रोजेक्ट का जिक्र है। फ्री एयर CO2 एनरिचमेंट। ब्राजील के वैज्ञानिक कृत्रिम रूप से जंगलों में भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। वेसल में 2050 के भविष्य का वातावरण तैयार कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि क्या ये विशाल पेड़ उस अतिरिक्त गैस को सोख पाएंगे या पूरी तरह सूख जाएंगे। और अगर अमेज़न का जंगल सूखने लगता है तो वो टिपिंग पॉइंट का सबसे भयानक रूप होगा। वर्तमान में वो अरबों टन कार्बन सोखता है, लेकिन सूखने की स्थिति में वो अपने अंदर जमा सारा कार्बन वायुमंडल में छोड़ने लगेगा। जो सिस्टम हमारी रक्षा कर रहा है वही हमारा दुश्मन बन जाएगा। और एक टिपिंग पॉइंट का टूटना दूसरे को ट्रिगर करेगा। जैसे अमेज़न के सूखने से वैश्विक बारिश के पैटर्न बदलेंगे, जिससे अंटार्कटिका की बर्फ और तेजी से पिघलेगी। इस विनाशकारी भविष्य को टालने के लिए केवल जंगलों या उद्योगों में नहीं बल्कि समुद्र में भी कड़े कदम उठाए जा रहे हैं। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन ने जहाजरानी उद्योग के लिए 2050 तक नेट जीरो फ्रेमवर्क को मंजूरी दी है। दुनिया का 80% व्यापार विशाल मालवाहक जहाजों से होता है, जो भारी मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं। इस क्षेत्र को डिकार्बोनाइज करना बहुत चुनौतीपूर्ण है। इन सभी टुकड़ों को जोड़कर अगर एक बड़ी तस्वीर देखी जाए तो दुनिया स्पष्ट रूप से 2 मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ रही है। पहला मोर्चा है बीमारी का इलाज करना, $1 ट्रिलियन के फंड्स जुटाना, रिन्यूएबल ऊर्जा की ओर बढ़ना और GEI जैसे सख्त नियम बनाना। और दूसरा मोर्चा है इम्यूनिटी बढ़ाना, यानी जो खराब हालात बन चुके हैं उनसे बचने के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करना।
इस पूरी चर्चा को अगर परीक्षा या मुख्य बिंदुओं के नजरिए से समेटें तो हम देखते हैं कि ये केवल विज्ञान का मुद्दा नहीं रहा। बिल्कुल, ये तय कर रहा है कि भविष्य क्लाइमेट में चेंज सिर्फ वैश्विक एनवायरनमेंट का व्यापार टॉपिक कैसे नहीं, होगा, ये हमारे फ्यूचर शहरों का इकोनॉमी, ढांचा जियोपॉलिटिक्स कैसा और होगा, ह्यूमन सर्वाइवल का और ब्लूप्रिंट है। सबसे बुनियादी क्लाइमेट चेंज चीज, सिर्फ एनवायरनमेंट हम का जो टॉपिक सांस नहीं, लेंगे ये उस फ्यूचर हवा की इकोनॉमी, गुणवत्ता जियोपॉलिटिक्स क्या और ह्यूमन होगी? अगर सर्वाइवल मुख्य का परीक्षा ब्लूप्रिंट में है। सवाल आता क्लाइमेट है, चेंज तो सिर्फ छात्रों को एनवायरनमेंट का शमन और टॉपिक नहीं, अनुकूलन के ये बीच फ्यूचर के इकोनॉमी, संतुलन जियोपॉलिटिक्स और भारत ह्यूमन के सर्वाइवल का पंचामृत ब्लूप्रिंट लक्ष्यों है। के साथ घरेलू कानूनों का उदाहरण जरूर देना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा नजरिया है, लेकिन इन सब के परे एक बहुत ही गहरी कूटनीतिक वास्तविकता जन्म ले रही है, जिस पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। हाँ, पूरी दुनिया अनुकूलन और टिपिंग पॉइंट्स की बात कर रही है, लेकिन एक मुद्दा ऐसा है जो भविष्य के नक्शे को पूरी तरह बदल सकता है। आप जलवायु प्रवास या क्लाइमेट माइग्रेशन की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल, और इसके साथ जुड़ा है राष्ट्रीय संप्रभुता का प्रश्न। सोचकर देखिए, अगर टिपिंग पॉइंट सच में टूट जाते हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है, तो मालदीव या तुवालू जैसे कई छोटे द्वीपीय देश पूरी तरह से पानी में डूब जाएंगे। जब एक देश की पूरी जमीन ही समंदर निगल जाएगा, तो उस देश के नागरिक कहाँ जाएंगे? क्या वे किसी दूसरे देश में जमीन खरीदकर अपना नया देश बसाएंगे? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून में किसी ऐसे देश का अस्तित्व माना जाएगा जिसकी अपनी कोई भौतिक जमीन ही नहीं बची? क्या भविष्य में देशों की सीमाएं इस बात से तय होंगी कि समुद्र का जल स्तर कितना है? ये एक ऐसा सवाल है जो अर्थशास्त्र और विज्ञान से परे जाकर सीधे तौर पर मानव सभ्यता के भविष्य पर सवालिया निशान लगाता है। एक देश जिसकी अपनी कोई जमीन न हो, ये विचार ही सिहरन पैदा करने वाला है और वर्तमान भू राजनीति की परिभाषाओं को चुनौती देने वाला है। यही वो विषय है जिस पर हमें आगे सोचने की जरूरत है। इन गंभीर सवालों और विस्तृत विश्लेषण के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। नीति, विज्ञान और अर्थव्यवस्था के इन जटिल पहलुओं पर चिंतन करना ही भविष्य की ओर उठाया गया पहला सार्थक कदम है।